तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और इन तीनों राज्यों में पड़ने वाले जो जंगल की सीमा है सैकड़ों मील में, उसके अंदर कैसे जंगल में उसका राज चलता रहा वीरप्पन का। 20 सालों में कितने करोड़ों रुपए सरकार ने सिर्फ वीरप्पन की तलाश, वीरप्पन को पकड़ने के लिए खर्च कर डाले। ये वो जंगल का सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अब तक का, जिसे शैतान कहें हम तो गलत नहीं होगा, जिसके लिए बाकायदा सिर्फ जिसको पकड़ने के लिए, जिस पे लगाम लगाने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक को पहली बार वहाँ की सरकार को अब पुलिस से हटकर एक स्पेशल फोर्स बनानी पड़ी। और स्पेशल टास्क फोर्स जो बनी, जिसका गठन हिंदुस्तान में हुआ, उसकी शुरुआत यहीं कर्नाटक से हुई, फिर तमिलनाडु, और बनाया गया सिर्फ इसलिए कि वीरप्पन को पकड़ा जा सके, क्योंकि लोकल पुलिस और उनके बस का काम नहीं है। तो स्पेशल टास्क फोर्स का मतलब था कि उसमें ट्रेन लोग शामिल हों और वो ऐसे जंगलों में जाएं और वहाँ जाकर उसको पकड़ें, क्योंकि ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं, वीरप्पन का घर था। और सबसे ख़तरनाक ये चीज़ थी कि वो जगह जगह लैंड माइन्स बिछा देता था। तो पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, तो वो धमाकों में बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसलिए ऐसे शख्स को पकड़ना और उस पर काबू पाना तो आम लोगों के बस की बात नहीं थी, इसीलिए स्पेशल टास्क फोर्स को बनाना पड़ा। टोटल जो इसके बारे में कहते हैं वीरप्पन क्यों जंगल का शैतान या सबसे बड़ा, बल्कि हिंदुस्तान के अगर आप टॉप क्रिमिनल में रखें किसी को, तो उसमें क्रिमिनल की में वीरप्पन की जगह बनती है। उसकी वजह यह है कि इन 20 सालों में वीरप्पन के ऊपर 184 कत्ल का मामला बनता है। 184 लोगों को मारा, और ये 184 लोग ज़्यादातर वो हैं जो या तो पुलिस अफसर हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर हैं, या जिनके ऊपर पुलिस की मुखबिरी करने का शक है, या फिर गांव के और जंगलों में रहने वाले बस्तियों में वो लोग जिनके ऊपर उसे ज़रा भी शक होता कि ये पुलिस से मिला हुआ है। यहाँ तक कि अगर वो किसी को पुलिस के साथ घूमते हुए आम आदमी को देख लेता जंगल के, या उनकी गाड़ी में बैठा हुआ देख लेता, तो वीरप्पन उसको मार देता। और मारता भी ऐसे नहीं, सिर्फ गोली नहीं, बल्कि बहुत ही वहशी तरीके से। वो सर काटना उसका शौक था, सर काट लेता था। तो 184 लोगों की हत्या कहते हैं कि वीरप्पन ने की। इसके अलावा करीब 2000 हाथियों के कत्ल, 2000 हाथियों को मारने का भी इल्ज़ाम उसके सर, 2000 हाथी, 2000। इसके अलावा करीब जो मेन चंदन तस्कर के नाम से भी ये मशहूर है, एक तो हाथी दांत के लिए ही है, एक चंदन तस्कर, कहते हैं करीब 10,000 टन चंदन की इसने तस्करी की, पेड़ों को काटकर वहाँ के जंगलों को, जिसकी कीमत करीब करीब $2.5 करोड़ में आकी गई, $2.5 करोड़। और सिर्फ हाथी के दांत से इसने जो पैसे कमाए वो करीब करीब कहते हैं कि $30 लाख, जो आइवरी का इसने, जिसके लिए 2000 हाथियों को मारा। तो 2000 हाथियों को मारना, करीब 10,000 टन चंदन की तस्करी, 184 इंसानों की जान लेने वाला, जिसमें ज़्यादातर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, और जो छलावा बना हुआ पुलिस के लिए, उस शख्स को पकड़ने के लिए, उस शख्स को मारने के लिए दो राज्यों को मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी थी। अब वीरप्पन की जो पूरी कहानी है, वो कहानी शुरू होती है करीब आप मान के चलिए 70 में, इसलिए कि 1952 में वीरप्पन पैदा होता है। और इसकी पैदाइश जो होती है वो एक गोपीनाथम जगह है तमिलनाडु और कर्नाटक, वहाँ पे सीमा में। तो वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई थी, एक चरवाहे परिवार में जन्मा, और इसके बचपन का नाम था कूज मुनि स्वामी वीरप्पन, लेकिन बाद में फिर ये वीरप्पन नाम से ही कुख्यात हुआ। चरवाहे परिवार का था, जंगल में ही रहता था, तो अपने बाप के साथ ये छोटे मोटे काम किया करता था। लेकिन 17 साल की उम्र में इसने पहली बार क्राइम किया, और ये जानवरों को मारने लगा, तस्करी करने लगा। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से झगड़ा हुआ, तो कहते हैं 17 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल किया। और उसके बाद कत्ल करने के बाद फिर ये धीरे धीरे जो छोटे मोटे तस्कर थे जंगलों में, चंदन तस्कर, हाथी दांत के तस्कर, ये उनके साथ जुड़ता गया, और फिर ये बहुत शॉर्ट टेम्पर, गुस्से वाला। उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी जगह ऐसी बना ली कि फिर इस पूरे जंगल में, जो चाहे तमिलनाडु का जंगल हो या फिर कर्नाटक या केरल की पूरी सीमा में, धीरे धीरे इसने सारे गैंग को ख़त्म कर दिया, और बस एक छत्र राज सिर्फ और सिर्फ वीरप्पन का बचा।
उसके बाद इसने शुरुआत में 100 लोगों की अपनी एक पूरी गैंग तैयार की। 100 लोग थे इसके गैंग में शामिल। 100 लोगों के साथ मिलकर इसने शुरुआत में चंदन तस्करी, हाथियों को मारना। कहते हैं कि इसका निशाना इतना सही था, और जो हाथी को मारता था तो हाथी को मारने के लिए इसके गैंग के लोग नहीं बल्कि ये खुद गोली चलाता था। और इसका हमेशा ये होता था कि हाथी की पेशानी के ठीक सेंटर में, बीच में गोली वहाँ लगी। तो इसने जितने हाथियों को मारा उनमें से ज़्यादातर की गोली ठीक पेशानी के बीच में लगी है। और उसके बाद फिर वो हाथी दांत निकाल कर और फिर उसकी तस्करी। जंगल के बाहर इसका बड़ा नेक्सस था। जो लोग, जो चंदन, जाहिर सी बात है जंगल के अंदर सारा बिजनेस तो होगा नहीं, तो चंदन की लकड़ियों के लिए, हाथी दांत के लिए बाहर से जो अलग अलग इसने कड़ियाँ बना रखी थी जिनके थ्रू ये बाहर माल जाता था, फिर इसके पास पैसे आते थे। ये सारी चीज़ें तो चल रही थी। इसी बीच इस तस्करी के दौरान जब इसका थोड़ा सा नाम होने लगा तो इसने फिर किडनैपिंग की दुनिया में भी अपना कदम रखा। और जंगल में रहते हुए इसने फिर क्या किया कि कुछ लोगों को, अमीर लोगों को किडनैप करके जंगल में लाना शुरू किया और बदले में फिरौती लेनी शुरू कर दी। जो पहली इसने किडनैपिंग की चीज़ हुई थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही कुछ लोगों को उठाया था और उसके बदले में मांग रखी थी। हालांकि शुरुआत में कहते हैं कि उनमें से फॉरेस्ट वालों को ज़्यादातर को इसने छोड़ दिया था और कुछ की डिमांड पूरी हुई थी, ये भी कहते हैं। एक बार इसने ऐसी 2 फॉरेस्ट ऑफिसर की गलतफहमी में 2 फोटो जर्नलिस्ट को उठा लिया था, जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और बाकी उनके लिए काम किया करते थे, फ्रीलांस। तो बाद में जब उसे पता चला तो फिर उसने उन दोनों को छोड़ दिया और वो करीब, लेकिन 9 दिन वो साथ रहे और उन्होंने बाद में आकर 9 दिन तक की कहानी बताई वीरप्पन के जंगल की। कि एक तो वो कि वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की सारी चीज़ों के बारे में बड़ा जानकारी रखता है, किताबें पढ़ता था, और द गॉड फादर जो फिल्म है एक, वो उसने जंगल में बहुत बार देखी। इसके अलावा उसे अपने ऑडियो और वीडियो बनाने का बड़ा शौक था, जो वो किडनैपिंग के लिए भेजा करता था बाहर। तो ये सारी चीज़ें, जानकारी पता चली इसके बारे में। 1992 आते आते वीरप्पन बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो चुका था और इसी दौरान में इसने क्या किया कि कई लोगों को ऐसे किडनैप किए और उनके बाद उनसे वसूली ली, जिससे सुखबुगाहट कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा तक पहुंची और फिर सरकार पे भी दबाव पड़ने लगा। ये चीज़ें चल ही रही थी कि तभी 9 अप्रैल 1993 को इसने 2 फॉरेस्ट अफसर के लोगों को मारा था। तो उसके बदले में फिर पुलिस जो है वो एक्शन के मूड में आ गई। 2 बसों में पुलिस की टीम जंगल में जाती है, उन्हें पता चलता है कि वीरप्पन वहाँ पे है और उसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन वीरप्पन के बारे में ये था कि जंगल शायद उसका घर था, वो एक एक चीज़ से वाकिफ था। उसके बारे में 2-3 चीज़ें और हैं कि वो कई पक्षियों के, परिंदों की आवाज़ बहुत सेम टू सेम निकालता था। यहाँ तक कहते हैं कि जंगल के पेड़ के पत्ते के सरकने की आवाज़ से वो समझ जाता था कि कौन आ रहा है और किधर से आ रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं उसके बारे में कि पेड़ के पीछे से कौन सा परिंदा इस तरफ आने वाला है, वो सिर्फ पत्ते के सरकने की आवाज़ और उसकी आवाज़ से वो पहले से पता कर लेता था। वो इतना इन चीज़ों में ज़्यादा मास्टर हो चुका था। तो 9 अप्रैल 1993 को करीब 2 बसों में 22 पुलिस वालों की टीम इसको पकड़ने के लिए जाती है, और लेकिन पता चल चुका होता है। तो हर जगह इसने लाइन माइन बिछा रखे थे, बारूद। तो जब जहाँ पे ये पहुँचती है दोनों बसें, उसके बाद ये ब्लास्ट कर देता है, एक बस बिल्कुल हवा में, और इस हादसे में 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये पहला मेजर सामूहिक हत्याकांड था वीरप्पन का 9 अप्रैल 1993 को। इस हत्याकांड के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु दोनों स्टेट में बहुत हंगामा होता है। अब ये होता है कि बहुत हो गया, अब इसको किसी तरह पकड़ना चाहिए। इस दौरान में इसको पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बना चुकी है, वो इसके पीछे लगी रहती है। तभी फिर एक बार वीरप्पन पकड़ा भी जाता है। इस टास्क फोर्स के बनाने के बाद वीरप्पन एक बार गिरफ्तार होता है और 3-4 दिन तक पुलिस के पास रहता है जंगल के अंदर। पर उस वक्त पुलिस का छोटा सा हमला और दस्ता था। वहां पे जब ये गिरफ्तारी में रहता है पुलिस के, तो एक दिन अचानक ये कहता है कि सर में बहुत तेज दर्द है, तेल चाहिए, तेल लगाने के लिए। तो पुलिस वाले भी उसको कहते हैं कि ठीक है, जैसा जंगल के अभी अंदर है बहुत, तो उनके पास तेल था, वो इसको तेल दे देते हैं। वो तेल अपने वो दोनों हाथों में और कलाइयों में लगाता है, और थोड़ी देर के बाद उन्हीं तेल की वजह से उसकी हथकड़ी जो है वो बाहर आ जाती है, और वो हथकड़ी आज़ाद और वीरप्पन गायब।
तो एक ही बार वीरप्पन आज तक पकड़ा गया था 90s में, और उसके बाद वो पुलिस वाले को चकमा देके भाग गया। इसके बाद फिर वीरप्पन की इस भागने के बाद बहुत ज़्यादा पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर आता है, और वीरप्पन धीरे धीरे अब अपना साम्राज्य भी बढ़ा रहा है। 1991 में फिर ये मुथु लक्ष्मी नाम की एक किसी की बिरादरी की महिला थी जिससे ये शादी करता है। उसके बाद इसकी 3 बेटियां होती हैं। कहते हैं कि जब तीसरी बेटी हुई थी तब ये जंगल में था, और वो एकदम मतलब कुछ ही दिन हुए थे उस बच्ची को पैदा हुए। तो हमेशा पुलिस और एसटीएफ इन सब की रेड वेड चलती रहती थी। तो रात में जब बच्ची रोती थी तो रोने की जंगल में आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि इसके बच्ची के रोने की वजह से इसे लगा कि यहाँ पे पुलिस उस तक पहुँच सकती है और वो पकड़ा जा सकता है। वीरप्पन ने अपने हाथ से सिर्फ ये कि पुलिस तक इस बच्ची के रोने की आवाज़ ना जाए, उस बच्ची का गला घोट कर मार डाला, अपनी ही बेटी को, जो उसकी तीसरी बेटी थी। 2 बेटियां उसकी अभी भी हैं। तो ये भी उसके एक बारे में कहानी है। तो खैर इसका ये सारी चीज़ें चलती रही। इसका धीरे धीरे ये हर राज्य में लोगों की किडनैपिंग और तस्कर के नाम पे, लेकिन तब पानी सर से ऊपर उठ गया जब सन 2000 में कर्नाटक के बहुत बड़े फिल्म स्टार राजकुमार, उनका किडनैप हो गया। और उनको किडनैपिंग जो है वो जंगल के पास ही उनका एक घर था, जिसके वो घर के गृह प्रवेश के लिए गए थे ओपनिंग के लिए, और वीरप्पन को पता था, वीरप्पन उठाकर ले गया। पूरे 108 दिन तक राजकुमार वीरप्पन के कब्जे में रहे। उस वक्त तमाम मीडिया में भी खबरें, और चूंकि राजकुमार का कद बहुत बड़ा तो कर्नाटक की जनता भी गुस्से में आ गई, तमिलनाडु भी, केरल में भी, क्योंकि हर जगह फिल्में देखी जाती थी। और पुलिस, एसटीएफ सबके ऊपर प्रेशर, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर। तो बहुत कोशिश की गई। तब ये था कि उसने बहुत लंबी चौड़ी डिमांड रखी, कुछ अपने साथियों को जेल में जो छोड़ने की, कुछ कावेरी का भी, वो तो पॉलिटिक्स में कि कावेरी की नदी का हिस्सा पानी कितना मिलना चाहिए, और साथ में कहते हैं कि फिर उसने बहुत सारे पैसे की मांग की थी। लेकिन ये बात बन नहीं रही थी। लेकिन नेगोशिएशन कैसे हो, तो फिर बाद में बातचीत के लिए एक वहाँ के नकीरन मैगजीन आती है, एक अखबार, उसके एडिटर आर गोपाल, उन्होंने मध्यस्थता की, जाकर बात की वीरप्पन से, और 108 दिन के बाद राजकुमार सकुशल लौट आते हैं, बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि राजकुमार की रिहाई के बदले में सरकार ने तब 50 करोड़ रुपए वीरप्पन को दिए थे, और इसीलिए रिहाई हुई। तो ये एक मामला था जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा छीछालेदर हुई थी सरकार की, और राजकुमार जैसे कद के लोगों का अपहरण करना, वो भी तो इस इंसिडेंट के बाद एसटीएफ पे भी उंगली उठी कि आपके गठन हुए तब तक 8 साल हो चुके थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। एसटीएफ लगातार प्रेशर में, कई बार एसटीएफ को जानकारी मिली, एसटीएफ पहुंची, ऑपरेशन नाकाम, वीरप्पन पकड़ा नहीं जा रहा है। इसी दौरान 2002 में राजकुमार की किडनैपिंग के ठीक 2 साल के बाद एक एच नागप्पा, जो कर्नाटक के पूर्व मंत्री थे, पूर्व कृषि मंत्री थे, उनको वीरप्पन उठा लेता है। और उठाने के बाद फिर वही जंगल उसका घर। अब जब कर्नाटक के पूर्व मंत्री को उठाया जाता तो फिर हंगामा होता है। इसके बाद अपना एसटीएफ सारे घोड़े दौड़ा देती है, जितने भी मुखबिर, सारे लोगों से सबसे बातचीत होती है। 1-2 जानकारी मिलती है कि वहाँ हो सकते हैं, एसटीएफ बाकायदा ऑपरेशन करती है, लेकिन ऑपरेशन नाकामयाब हो जाता है, और जो पूर्व मंत्री नागप्पा वो भी नहीं मिलते, और वीरप्पन वहाँ से निकल लेता है लेकर। तो उधर उसने कुछ पैसे की डिमांड की, वो हुई नहीं, ऊपर से एसटीएफ ने ऑपरेशन कर दिया, तो वीरप्पन गुस्सा हो गया। और कहते हैं कि इसके बाद जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ था, उसके 3 दिन के बाद पूर्व मंत्री नागप्पा की लाश जंगल में एक नदी किनारे पड़ी हुई थी, जिसको जाकर एसटीएफ ने उठाया। तो वीरप्पन ने, पुलिस के इसकी बातचीत चल रही थी और फिरौती देने की बजाय पुलिस ने ऑपरेशन किया। इस वजह से पूर्व मंत्री को किडनैप करने के बाद मार डाला। इस इंसिडेंट के बाद, नागप्पा के मरने के बाद 2002 में कर्नाटक सरकार इतने ज़्यादा परेशान थी वीरप्पन को लेके कि वीरप्पन की गिरफ्तारी पे 50 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया था, और एसटीएफ को खुली छूट थी। लेकिन फिर भी कुछ सुराग कोई मिल नहीं रहा था। अच्छा, वीरप्पन का ये था, पकड़ना मुश्किल इसलिए था कि जिस जंगल में वो रहता था, एक तो 3 स्टेट, अगर कर्नाटक की पुलिस एसटीएफ उसके पीछे पड़ती तो वो जंगल पार करके तमिलनाडु में पहुंच जाता, तमिलनाडु की पुलिस ज़्यादा वो करती तो वो केरल में पहुंच जाता। वो पूरे जंगल की सीमा जो है वो एक, तो वो भी मुश्किल थी। शुरुआत में तो ये भी था कि स्टेट आपस में ही लड़ पाती थी कि आप हमारे सीमा में कैसे दाखिल हुए। कर्नाटक वाले तमिलनाडु से कहते, तमिलनाडु वाले केरल से कहते।
तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। लेकिन तब भी मुश्किल ये थी कि जंगल का रास्ता नहीं मालूम, जंगल में कहाँ है ये नहीं मालूम, जो लोग हैं सबसे बड़ी बात है वो पुलिस की मदद नहीं कर रहे थे, और जो इसका अपना गाँव था गोपीनाथन, वहाँ के लोग पूरी तरह से वीरप्पन के साथ, अब या तो डर के मारे या ये भी है कि वीरप्पन उनकी मदद करता था, पैसे देता था, और जहां उसे पता चलता था कि इन लोगों ने गद्दारी की है, पुलिस के साथ मिले हुए, वो उन्हें सीधे सीधे सजा देता था। तो ये चीजें तो चल ही रही थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास थे, जिनको वीरप्पन ने, जब ये जो 9 अप्रैल 1993 की बात बता रहा हूं आपको, जब बस में एम्बुश करके 22 लोग मारे गए थे, उसके बाद एक अफसर थे जिनको वीरप्पन ने, बहुत सीनियर अफसर, उठाया, गोली मारी, गोली मारने के बाद सर काट लिया। और कहते हैं कि उस अफसर से वो इतना खुंदक में था कि उसने सर काटने के बाद वो सर से फुटबॉल खेला करता था अपने गैंग के साथ। और जिन विजय कुमार ने बाद में जिस ऑपरेशन में ये मारा गया वीरप्पन, खुलासा किया था, उन अफसर की लाश बिना सर के मिली थी। वो सर वीरप्पन के पास था जिससे वो फुटबॉल खेला करता था, और वो सर काफ़ी दिनों के बाद मिला भी। तो ये भी एक कहानी थी। तो धीरे धीरे इसका इतना आतंक बढ़ गया था कि, और ऑपरेशन इतने हो रहे हैं लेकिन सब नाकाम, मिल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है। इसी बीच में ये जब ऑपरेशन हुआ करता था तो पूरा दस्ता जाता था एक तो जंगल में, आप खतरे से खाली, वीरप्पन के पास मालूम है लोग, तो जब भी जाते तो जंगल में, अब जैसे इनको राशन खाना सब कुछ लेके जाना, तो जहाँ से लेते थे, तो अगर 50-100 लोगों के लिया तो जिस दुकान से लेते थे वो भी एक तरह की मुखबिरी करता था, और वीरप्पन तक बात पहुँच जाती थी कि एक ग्रुप आया जो 50 लोगों का खाना राशन लेकर गया, तो वो समझ जाता था कि क्या होने वाला। तो उसके बाद वो उससे पहले हमला करें वही हमला कर देता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये 2000 इस इंसिडेंट के बाद, जब नगप्पा जो पूर्व मंत्री को मारने के बाद, अब एसटीएफ ने इतना ज़्यादा घेराबंदी की और कुछ ऐसे इनकाउंटर किए जिसमें इसके साथी मारे गए, तो 100 से 40-20, आखिर में 5 से 10 ही लोग रह गए वीरप्पन के गैंग में, और बाकी सब मारे जाते गए। तो वीरप्पन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। अब विजय कुमार आते हैं जो एसटीएफ के हेड थे, जिनको बाकायदा उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा था सिर्फ एक ही आपका मिशन है, मिशन वीरप्पन, बस उसको मारना या पकड़ना, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। तो ये 98-9 से लेकर लगातार सिर्फ, चूँकि ये 93 में भी दूसरे रोल में वीरप्पन के जंगल में जाकर कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुके थे, तो वीरप्पन के बारे में काफ़ी जानकारी थी। तो ये लगते हैं 4-5 साल तक फिर भी लगता है वीरप्पन की छोटी छोटी जानकारी को इकट्ठा करने में। इसी दौरान 2004 आता है। वीरप्पन कमज़ोर हो गया था, गैंग के लोग कम हो गए थे। 2004 में अचानक जो ऑडियो और वीडियो भेजा करता था वीरप्पन हमेशा अपनी किडनैपिंग और बाकी चीज़ों में, तो एक दिन विजय कुमार उस एक वीडियो को, समान वीडियो को बार बार देख रहे थे कि कुछ क्लू मिले, कुछ क्लू मिले। हालांकि कोई क्लू नहीं, जंगल सारे एक जैसे, सारा सीन एक जैसा। लेकिन एक जगह अचानक उनका ध्यान आता है कि वीरप्पन कुछ पढ़ रहा है, वो लेटर पढ़ रहा है, और लेटर पढ़ते हुए उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो बार बार अपने आँख को भी मसल रहा है, और वो कभी नज़दीक लाए, कभी दूर लाए, कभी ऐसे करे। तो इससे विजय कुमार ने यह अंदाज़ा लगाया कि वीरप्पन की आंख में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्होंने अपने मुखबिरों से ये करके कि पता करवाना कि ये कितना सही है, वाकई इसकी आंख में प्रॉब्लम, तो पता चला वाकई वीरप्पन की आंख में प्रॉब्लम है। वो एक तो वीरप्पन अपनी मूँछों के लिए ही ज़्यादा जाना जाता था, जो उसकी मूँछें यूँ आप देखें तो आँख तक आती है, तो कहते हैं वो मूँछों में खिसाब लगाया करता था, तो मूँछें आँखों से टकराती थी तो उसकी कई बूंदें आँखों में चली जाती थी, जिसकी वजह से उसकी आँख में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और उसकी रोशनी कम होने लगी। तो ये पता चला कि उसकी आँख में प्रॉब्लम है, तो यहीं से फिर प्लान बनता है एक, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कि वीरप्पन तक कैसे पहुंचा जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए और कैसे मारा जाए। तब इस ऑपरेशन का पहली बार नाम रखा जाता ऑपरेशन कोकून, COCOON। सिर्फ एक आँख के वीडियो के बाद ये आइडिया कि कैसे पकड़ना है, कैसे घेरना है। इसके बाद वीरप्पन के उन जगहों को चिन्हित किया जाता, आइडेंटिफाई किया जाता जहाँ पे वीरप्पन अब सिमट कर रह गया। एक एम्बुलेंस तैयार किया जाता है, और वो एम्बुलेंस ये था कि मेडिकल के लिए, और उस एम्बुलेंस को जो ड्राइवर और जो एक और बंदा, ये दोनों STF के, फिर STF के कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, आम लोगों
की तरह उस बनकर वो सारी अपनी जानकारी दे रहे थे। प्लानिंग ये थी कि वीरप्पन को जंगल से निकल के जिस भी डॉक्टर तक उसको जाना है, क्योंकि उसके अपने सारे थे, उसके शहर में भी जाता था, वो डॉक्टरों से भी उसकी जान पहचान थी अपने ख़ास, लेकिन कौन डॉक्टर क्या ये किसी को नहीं मालूम। बट ये था कि उसे जंगल से निकलना है और जंगल से निकलकर उसको डॉक्टर के पास जाना है, तो ऐसा चारा फेंका जाए कि वो जंगल से निकले तो कैसे निकले। तो उसमें हुआ कि एक एम्बुलेंस तैयार किया गया और उस एम्बुलेंस को घुमाया गया वहाँ कई दिनों तक यूँ ही, ताकि अगर वो मुखबिरी भी करे वीरप्पन के लोग तो ये आइडिया हो जाए कि हाँ ये एम्बुलेंस जेन्युइन है, लोगों की मदद करता है, सरकार की तरफ से सेवा करता है, इसमें कोई चाल नहीं है। जबकि उसका ड्राइवर और उसका एक अटेंडेंट दोनों एसटीएफ के लोग। तो इसे जाना था सेलम, जहाँ पे इसको इलाज कराना था। ये बात पता चली किसी मुखबिर से। तो एक दिन एम्बुलेंस पे बाकायदा सेलम लिखा गया, लेकिन पुलिस की गलती से ये बात में विजय कुमार जो इसके इंचार्ज थे उन्होंने माना भी, बड़ी फ़नी गलती थी। सेलम की जगह सालेम लिखा गया था, SALEM, जबकि होना था SELM। लेकिन खैर वो ध्यान नहीं दे पाया, वो भी वीरप्पन भी। 18 अक्टूबर को शाम के बाद ये एम्बुलेंस ऐसी घूम रही थी। वीरप्पन के लोगों ने तब तक उसे बता दिया था कि यहाँ पे ऐसे एम्बुलेंस है, तो उन्होंने कहा ठीक, इसी एम्बुलेंस से हम निकलेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। अब वीरप्पन और उसके साथ 3 साथी इस एम्बुलेंस में आके बैठते हैं और वो ड्राइवर और उसको एम्बुलेंस का स्टाफ समझते हैं। एम्बुलेंस चल पड़ती है जंगल में। इसे पता था ड्राइवर को कि जिस रूट पे ये घूम रहा है वहाँ पे एम्बुलेंस को कहाँ पे रोकना है और कितनी जल्दी भागना है, क्योंकि ये था कि जैसे ही एम्बुलेंस रुकेगा, एम्बुलेंस रुकने के बाद एसटीएफ के लोग वहीं पे मौजूद होंगे, क्योंकि सिग्नल है, उसको वहीं पे ब्रेक एक खास जगह पे रोकना था और फिर उसे भागना था, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं है, वरना गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक जगह पर जाकर एकदम पूरी स्पीड में अचानक वो पूरी तेज़ी से ब्रेक मारता है, इतनी तेज़ी से ब्रेक की पहिया से धुआं निकलने लगता है। ब्रेक मारते ही वो ड्राइवर सीट से उछलता है और भागता है, और जो अटेंडेंट था वो इधर भागता है। तब तक ये लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आता है, जो वीरप्पन और बाकी लोग हैं। अब इसमें 2 वर्जन है। एक ये कि उन दोनों के भागने के बाद पुलिस चैलेंज करती है कि आप लोग सरेंडर कर दो जो भी हो, लेकिन अंदर से गोली चलने लगती है, जवाबी गोली चलती है। दूसरा वर्जन ये है कि जैसे ही ड्राइवर उतरा, अटेंडेंट उतरा, गोलियां चलनी शुरू हो जाती ताबड़तोड़। और वो जो गोलियां चलती हैं तो इधर से भी कहा जाता है कि गोली चलती है। कुल 338 राउंड फायरिंग की गई उस एम्बुलेंस के ऊपर, 338 राउंड एसटीएफ की तरफ से। करीब 20 मिनट के बाद जब ये फायरिंग वायरिंग होती रही, रुक रुक कर सब कुछ, 20 मिनट के बाद जब एम्बुलेंस में बिल्कुल खामोशी छा गई, उधर से अब कोई जवाबी गोलीबारी नहीं हुई, तो एसटीएफ के लोग अंदर पहुंचते हैं। अंदर में 4 लाशें थीं, 3 वीरप्पन के साथी की और 1 वीरप्पन की। और वीरप्पन को थोड़ा पहचानने में पहले जब वो अफसर पहुंचा तो वो भी थोड़ा, उसे लगा कि गलत आदमी को मार दिया, क्योंकि उसने वीरप्पन को पहचान ही नहीं पाया। वीरप्पन की पहचान उसकी मूछें थी, और उस दिन वीरप्पन ने बहुत छोटी मूछें रखी हुई थी। उसकी वजह ये थी, आप वो तस्वीर में भी देख सकते हैं, ताकि वो उसको पहचान ना सके, उसको इलाज के लिए जाना था। लेकिन 338 राउंड गोलियों में से सिर्फ 3 गोली वीरप्पन को लगी थी, सिर्फ 3, जबकि वो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस नहीं था। पुलिस का कहना है 1 गोली उसकी आंख में लगी थी, 1 सर में लगी थी और 1 पीछे की तरफ। इसलिए उसका एक आंख जो है वो बिल्कुल सिर्फ गड्ढा है, आंखें हैं नहीं। उसके बाद फिर विजय कुमार हैं, वो आते हैं, वहीं पे धर्मपुरी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया जाता है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि यही वीरप्पन है, तो विजय कुमार जो पहला कॉल करते हैं वो जयललिता को करते हैं, और कहते हैं कि उस वक्त चूँकि ये रात का वक्त हो गया था, तो जयललिता की जो भी पीए हैं वो फ़ोन उठा के कहते हैं कि मैडम अब सोने की तैयारी कर रही। तो उनका ये कहना था कि एक बार अगर आप मेरी बात करा दें तो शायद ये खबर सुन के उनको अच्छी नींद आएगी। तो फिर बात कराया, तब इधर से कहा गया था सिर्फ कि वीरप्पन केस इज़ क्लोज्ड। तो जयललिता बहुत खुश हुई थी, उन्होंने कहा था कि जब से मुख्यमंत्री बनी हूँ ये पहली अच्छी खबर तुमने सुनाई है। तो ये इस तरह से वीरप्पन का खात्मा हुआ। लेकिन अब इसका पार्ट 2 है। दूसरा ये है, जिसको लेके बाद में बहुत हंगामा भी हुआ, कि वीरप्पन को एक्चुअली इस एम्बुलेंस में बैठाकर ले जाया जा रहा था और इनकाउंटर में उसकी मौत हुई। ये थ्योरी गलत है। दूसरी कहानी ये है कि एसटीएफ ने, चूँकि वीरप्पन का गैंग कमज़ोर हो गया था, सिर्फ उसके साथ 5 से 10 लोग थे, तो उसी जगह पे धर्मपुरी के आसपास ही वीरप्पन को एसटीएफ ने पहले जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद करीब 2-3 दिन तक एसटीएफ ने उसको अपने पास रखा, उसको काफ़ी टॉर्चर किया। ये भी है कि उसकी एक आँख निकाल ली बदला लेने के लिए।
और फिर उसकी बॉडी पे पूरा बाम वाम लगाकर और तब वो एम्बुलेंस में रखा गया और फिर मीडिया को दिखाया गया और फिर तस्वीरें खिंचवाई गई। ये दूसरी कहानी है। लेकिन एसटीएफ शुरू से इस बात का इनकार करती है। एसटीएफ ने कहा कि हमने पूरा मौका दिया था वीरप्पन को, लेकिन वीरप्पन ने सरेंडर नहीं किया और जवाबी फायरिंग में हमें जो गोली चलानी पड़ी थी उसकी वजह से वीरप्पन की मौत हुई। 20 साल तक 3 राज्यों की पुलिस को लगातार नचाने वाला, छकाने वाला वीरप्पन आखिरकार इस तरह से 18 अक्टूबर सन 2004 को एसटीएफ के हाथों मारा गया। और वो विजय कुमार जो है, वो विजय कुमार एक वक्त एसपीजी में भी रहे थे और इस वक्त वो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनके साथ हैं विशेष अफसर के तौर पर। तो आज भी अब वहाँ पे जहाँ पे ये पूरा जो जंगल था, जहाँ पे इसका कब्जा था, जहाँ दिन में लोग जाने से डरते थे, अब ये अलग अलग सरकार एक तो इसके नाम पे भी कि वीरप्पन को लोग, जब ये वीरप्पन की मौत हुई थी तब लोग धर्मपुरी हॉस्पिटल की भीड़, बाहर हज़ारों लोगों की भीड़ थी सिर्फ वीरप्पन को देखने के लिए। इतना नाम सुन चुके थे उसकी। हालांकि पुलिस ने देखने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, लेकिन उसमें से बहुत सारे ये भी थे उन्हें यकीन नहीं होता कि वीरप्पन मर चुका है। बाद में पता चला कि वीरप्पन के जो गांव के लोग थे जो वीरप्पन के लिए मुखबिरी भी करते थे, वो डर की वजह से करते थे। और जब वीरप्पन की मौत की उन्हें खबर मिली तो वो लोग बहुत खुश हुए, बल्कि आसपास के इलाकों में खूब पटाखे भी जलाए गए थे। इस बीच में वीरप्पन की वाइफ को भी एक बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूत और उन सब के अभाव पे छोड़ दिया गया था। फिर वो वापस आई थी मुत्थुस्वामी। वीरप्पन की जो 2 बेटी हैं अब तमिलनाडु में हैं और बाकायदा अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं, बल्कि अब तो पढ़ चुकी होंगी। लेकिन ये हुआ कि इतने जो पैसे थे, करोड़ों रुपए जो इसने फिरौती से, चंदन तस्करी से, हाथी के दांत से किए, वो पैसे गए कहाँ? तो उसके बारे में ये है कि वीरप्पन ने सारे पैसे जंगल में ही अलग अलग जगह ज़मीन में गाड़ के छुपा रखे थे और जहाँ जहाँ वो पैसे गाड़ता था वहाँ कोई एक कोड नेम या पेड़ का कोई निशान या कुछ ऐसा बनाकर या छोड़ कर जाता था। और ये बात बहुत सारे लोगों को पता थी। तो जब वीरप्पन के मौत की सबको 100% यकीन हो गया तो फिर ऐसा लगातार ऐसे कई महीने तक लोग जंगलों में जो जिधर देखो खुदाई में लगा हुआ। हालांकि एसटीएफ ने भी अपनी तरफ से कोशिश की खजाना ढूंढने की, कुछ कहीं कहीं से पता भी चला, मिले भी बहुत सारे पैसे, लेकिन वो जहाँ जहाँ जिसको लगता था कि ये एरिया है वीरप्पन का, वहाँ बाकायदा लोग खुदाई करते थे कि आखिर इतने पैसे कहाँ गए, क्योंकि उसके पास बेइंतहा बेशुमार पैसे थे। तो एक तो उसका पैसे की बात, दूसरी चीज़ जो थी वीरप्पन के बाद उस इलाके में जहाँ जहाँ ये था, अब सरकार जो उसको ऐसे डेवलप कर रही है कि इस जंगल को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह पे वहाँ रिजॉर्ट बनाने के लिए और टूरिस्ट को बुलाने के लिए अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं ताकि आएँ। और एक तो वीरप्पन के नाम पे वैसे ही आकर्षण का केंद्र हो जाता है, तो वो भी कोशिश चल रही है। लेकिन ये है कि अब 14 साल हो गए हैं। 14 साल में इन 3 राज्यों का जंगल जो है वीरप्पन के नाम से अब उभर चुका है। जो 20 साल तक एक दहशत का राज कायम था वीरप्पन का, वो ख़त्म हो चुका है। और कहते हैं कि वीरप्पन के बारे में एक कुंडली भी मिली थी पुलिस को और उस कुंडली में ये था कि अगर वो 60 साल जी लेता है तो उसके बाद 78 साल से पहले नहीं मरेगा। ये पुलिस के हाथ में 2001 में उसकी कुंडली लगी थी, जो उसके अपने ही जिस वंश से आता था उन्होंने तैयार किया था, खास पंडित ने। लेकिन ये 52 साल की उम्र में ही मर गया, तो इसलिए 78 साल तक एसटीएफ या पुलिस को इसको और झेलने की नौबत नहीं आनी पड़ी। तो ये थी कहानी और इस कहानी का मकसद यही था आज आपको सुनाने का, क्योंकि आज 18 अक्टूबर है। आज ही के दिन इस वक्त 9:30 बज रहा है और रात करीब बल्कि 1 घंटे के बाद पुलिस के टाइम के हिसाब से 10:40 के आसपास ये एनकाउंटर हुआ था वहाँ के धर्मपुरी के जंगल में। तो लगभग 14 साल, आज 1 घंटे के बाद 14 साल पूरा हो जाएगा। तो आज ही के दिन इस वीरप्पन नाम के शख्स की कहानी का खात्मा हुआ था। तो ये थी पूरी वीरप्पन की कहानी। आप लोग इसके बारे में और कोई जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ थोड़े बहुत सवाल है तो मैं दीपक नहीं, कौन आसिम है, आज आसिम से कहता हूँ। सर राम पनवर हैं, हाँ, वो बोल रहे हैं सर, आपको नहीं लगता कि वीरप्पन, दाऊद इब्राहिम, राम रहीम जैसे लोगों को बनाने में हम जैसे लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग से हम अक्सर डरते हैं और ये डर ही उनको ताकत देता है। राम पनवर साहब का है ये कि वीरप्पन जिस तरीके से, एक तो तुम माइक ही ले लो, देखिए डर और दहशत ही की वजह से तो ये लोग सामने आते हैं क्रिमिनल, ये हर जगह यही है। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जब पुलिस फोर्स मुकाबला नहीं कर पाती तो आम लोग बेचारे तो और डरते हैं। और ख़ासतौर पे इस मामले में तो मैं अगर वीरप्पन की बात करूं तो कहाँ कहाँ डर, जैसे उसका जो 3 राज्यों की मैंने बात की, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तो वहाँ के सत्यमंगलम, बांदीपुर, कोल्लोगेल, मधुमलाई, वायनाड, ये वो ख़ास जंगल थे जो एकदम बहुत ही बीहड़ अंदर तक फैले हुए हैं, मीलों तक। यहाँ पे उसका राज्य चलता था। इस जंगल के एक एक मोड़ से, एक एक पगडंडी से, एक एक पेड़ से अच्छी तरीके से वाकिफ था। और
ये हर चीज़ जानता था, और इसीलिए बाकी लोगों को ऑपरेशन करके उस जंगल में जाकर ऑपरेशन करना बेहद चुनौती भरा काम था। और हम यहाँ लोग बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत सारे एसटीएफ के ऑपरेशन नाकाम भी हुए, लेकिन ये सोचिए कि एक आदमी जो जंगल, जिसका घर एक एक पेड़ की टहनी तक से वाकिफ़, एक एक चिड़ियों की आवाज़ से वाकिफ़, आवाज़ भी निकालना जानता था वो, और आवाज़ निकालने की अपनी इसी कला की वजह से उसने कई बार कई पुलिस वाले और फॉरेस्ट के अफसरों को भी मारा है, उनको फंसा कर, उनको उलझा कर। तो ये चीज़ें थी।